लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में इसे देखेंगे कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे जीवन और उसके जो अलग अलग भाग हैं वो चलते हैं। तो पारिस्थितिकी एवं इसका तंत्र, सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई पारिस्थितिकी होती क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी को आप इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र को इकोलॉजी सिस्टम, इन दो वर्ड से भी हम जानते हैं। तो पारिस्थितिकी हमें बताता है कि भाई कैसे हम लोग सीख सकते हैं कि पर्यावरण के अंदर जो जैविक, जिनमें जीवन होता है, वो परस्पर क्रिया कैसे करते हैं। और परस्पर क्रिया अजैविक जो घटक है उनके साथ भी कर सकते हैं, साथ में जैविक जो घटक है उनके साथ भी कर सकते हैं। तो कोई भी जैविक चीज जो अपने पर्यावरण के अंदर कोई भी क्रिया करता है, उसके बारे में जानना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। कि ये क्यों ऐसी क्रियाएं कर रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक पर्यावरण है और इसमें एक जीव है, और ये जीव इसमें क्रिया कर रहा है। इसको रहने के लिए आवास भी चाहिए, ये घर भी बनाएगा अपना, साथ में से सांस लेने के लिए वायु भी चाहिए, साथ में पीने के लिए जल भी चाहिए, साथ में ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें इसे चाहिए। अगर इनमें से वायु गया, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इसका जीवन नहीं रहेगा। जल नहीं मिला तो भी इसका जीवन नहीं रहेगा, और लाइट नहीं मिली तो भी जीवन नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें मिलके एक पारिस्थितिकी का या इकोलॉजी का निर्माण करती हैं, जिसमें कोई भी जीवित जीव रहता है। और फिर इस पारिस्थितिकी के अंदर जो भी एक काम करता है, या आप कह सकते हो वर्किंग जो इसका एरिया है, उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। किसी सिस्टम में, जैसे आप भी कहीं वर्क करते हैं तो ऑफिस में जो एक सिस्टम होता है, ऑफिस सबकी वजह से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ काम आपको दिया गया है। ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र सबके मेल से चल रहा है, लेकिन सबका काम भी डिवाइड है, अलग अलग काम का विभाजन है। तो कार्य का जो विभाजन है वो हमें पारिस्थितिकी तंत्र में दिखाई देता है, और जो परस्पर क्रिया करते हैं वो पारिस्थितिकी होती है। तंत्र में सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, इधर से भी किसी ने एक्टिविटी की, इधर से भी किसी ने एक्टिविटी की, तब सिस्टम का निर्माण होता है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीव जो क्रियाएं करते हैं, वो सब पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसमें इनकी सहायता कौन करते हैं? अजैविक घटक इनकी हेल्प करते हैं। अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, वायुमंडल, मृदा, वर्षा, ये अजैविक घटक इनके जीवन को आसान बनाते हैं और जीवन को भी बनाने में सहायता करते हैं।
और इसी को हम कहते हैं निकेट, एक साइंटिफिक टर्म निकेट। निकेट का मतलब वही होता है कार्य का एरिया, वर्किंग क्षेत्र। तो इस निकेत के बारे में एक खास बात ये होती है, हर जीव का अपना निकेत होता है। मान लीजिए पहला जो जीव है 30% काम ये कर रहा है, अगला जीव 50% कर रहा है, अगला 70 कर रहा है। तो बोला यह जाता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव का निकेत या वर्किंग एरिया अलग अलग होता है। किसी भी जीव का निकेत एक सा नहीं होता, इसमें अंतर होता है। हो सकता है एक एक्टिविटी थोड़ी सी अलग कर रहा हो, जैसे हिरण। हिरण का काम है घास चरना, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है, साथ में शेर भी रहता है। शेर भी उस पारिस्थितिकी तंत्र से सारी चीजें ले रहा है, लेकिन इसने एक काम क्या किया, हिरण को भी खा गया, क्योंकि ये मांसाहारी है। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में सब अपने कार्यों को अलग अलग करते हैं, और अलग अलग काम करने से ही एक खाद्य श्रृंखला बनती है, जिसे हम कहते हैं फूड चेन। और इस खाद्य श्रृंखला का भी एक तार्किक तरीके से विकास होता है प्रकृति में, जिससे ये पारिस्थितिकी तंत्र लगातार चलता रहता है। अगर एक भी चैन टूटी तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग समझेंगे कि भाई कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं, और उनके द्वारा एक चैन का निर्माण होता है। सबसे पहले उत्पादक, जो एक आधार तैयार करता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का। उत्पादक में जैसे आप पेड़ कह सकते हो, पेड़ आधार है, और इस पेड़ को कहां कहां से चीजें मिलती है। सबसे पहली बात, इसे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सौर ऊर्जा का मिलना जरूरी है। सौर ऊर्जा नहीं तो इसके पास उत्पादन की क्षमता नहीं। साथ में इसको वायु, जिसमें से CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में से जल भी चाहिए, साथ में से कुछ पोषक तत्व भी चाहिए, जो इसे मिलते हैं मृदा से। तो इस उत्पादक के उत्पादन में जो सहायता की, वो सब इन अजैविक घटकों ने की। और ये उत्पादक क्या है, एक जैविक घटक। यहां से पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत होती है। ऐसा आप स्थल में भी देख सकते हैं, साथ में जलमंडल में भी देख सकते हैं। दोनों पर्यावरण के स्थल पर पारिस्थितिकी तंत्र में आपको एक उत्पादक मिलेगा। और फिर इसने जो भी ऊर्जा ली, वो ऊर्जा ट्रांसफर होगी उपभोक्ता के ऊपर। उपभोक्ता का काम है, नाम ही उसका बता रहा है कि भोग करता है। ये खुद प्रोड्यूस नहीं करता, इसका काम है जिसने प्रोड्यूस किया है उससे लेना। इसने वही काम किया। इसने पादप से, जैसे कोई उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं या वेजिटेरियन होते हैं, हिरण, इसने घास चरी और उसको खाया। फिर उसके बाद इस उपभोक्ता को, पहला स्टेज यहां से हुआ, उत्पादक बना, सेकेंड स्टेज हुआ उपभोक्ता, थर्ड स्टेज में सेकेंड उपभोक्ता जो उससे थोड़ा सा बड़ा है,
द्वितीयक उपभोक्ता। इस हिरण को, जिसने घास खाई, इसे किसी भेड़िया ने खाया, तो भेड़िया क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता। पहला वाला शाकाहारी था, ये वाला मांसाहारी। इसको मांस खाना अच्छा लगता है, तो भेड़िया ने इसको खा और थर्ड चेन बनी। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर का उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है, जो सारे इके सिस्टम को चलाता है, नियंत्रण का काम करता है। क्योंकि अगर प्राथमिक उपभोक्ता ज्यादा हो गया तो वो सारी घास खा जाएगा, और सारी घास खा जाएगा तो उत्पादक को दिक्कत होगी, तो पहले से ही चेन खत्म हो जाएगी। तो सर्वोच्च उपभोक्ता बैलेंस का काम करना है। ऐसे ये भेड़िया अगर सारे हिरण खा गया तब भी दिक्कत हो जाएगी, घास बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फिर इनको खाना नहीं मिलेगा तो भेड़िया को भी खा जाता है। तो सर्वोच्च उपभोक्ता का काम है, होता ये भी मांसाहारी है, लेकिन ये बैलेंस करता है। जैसे सेब, जल में आप देखेंगे तो शार्क मछली, ये कुछ ऐसी फाउंडेशन और की स्टोन प्रजाति हैं जिनका काम है पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करना। चौथे स्टेज पे ये आया। अगली बात होती है, क्या ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है? क्या इन लोगों की कोई समय सीमा नहीं है? एक प्लांट कितने साल जिएगा या पहला उपभोक्ता कितने साल जिएगा? इनका कुछ लिमिट तो होगा ना। तो प्रकृति में हर किसी की एक सीमा है। तो कुछ टाइम बाद इन उत्पादकों को, साथ में उपभोक्ताओं को, और साथ में सर्वोच्च उपभोक्ताओं को जाना है। और इन सब के लिए जब ये लोग, इनकी डेथ होती है, तो एक व्यक्ति काम आते हैं, अपघटक। अपघटक का काम, जिसे हम डीकंपोजर भी कहते हैं, इसका काम है जो भी इनके अवशेष रह गए, इनकी बॉडी रह गई, उसको फिर दोबारा से रिसाइकिल करना, पुनः चक्रण का काम है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र कहता है, संसाधन जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ तब भी उतने ही थे, आज भी उतने ही हैं, बस उसका अलग अलग तरीके से विभाजन हो चुका है। कभी वो उपभोक्ता के पास है, कभी पादप के पास है, कभी अपघटक के पास है। कई बार ये खास श्रृंखला उत्पादक से शुरू हो सकती है, कई बार ये खास श्रृंखला अपघटक से शुरू हो सकती है। पहले अपघटक ने पुनः चक्रण के द्वारा कुछ संसाधन अवेलेबल कराए, संसाधन हुए, उसके बाद ही उत्पादन शुरू हो। मृदा का निर्माण करने में अपघटक ने योगदान दिया। तो ऐसे पूरी व्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र में चलती है। और ये तो हमने एक सिंपल खाद्य श्रृंखला देखी जिसमें सब सीधा सीधा हो रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बीच में कोई और बाजी मार जाएगा, जैसे भेड़िया पहले से ही खत्म हो जाए, साथ में हाथी भी बीच में आ जाए, तो इसका मतलब इनका एक जाल होता है, नेटवर्क का एक जाल होता है, खाद्य जाल। मतलब कौन किसको कैसे खा जाए पता नहीं। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। बस इतना पक्का है कि एट द एंड सबको अपघटक, जो एंजाइम छोड़ेगा, जो भी इसके पास केमिकल है, रसायन है,
उसमें इसका एंड करें और फिर दोबारा से पुनः चेन चलती रहे। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और फिर उसके साथ बहुत सारे और चीजें भी जुड़ जाती हैं, तो उसे हम खाद्य जाल, फूड वेब, इसके नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार पारिस्थितिकी तंत्र में चलती रहती। अब बात आती है कि इस प्रक्रिया में जो कुछ घटक हैं, चाहे वो जैविक घटक हो या अजैविक घटक, उनका कितना बड़ा रोल है। क्या अगर सौर ऊर्जा ना रहे तो क्या ये फूड चेन पूरी खत्म हो जाएगी? या अलग अलग पृथ्वी पर क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र ध्रुवीय एरिया में है जहां पे लाइट जाती ही नहीं ज्यादा देर, कुछ क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पे सन की लाइट ज्यादा होती है। तो क्या इस प्रक्रिया का या खाद्य श्रृंखला का, पारिस्थितिकी तंत्र का पूरी पृथ्वी पर समान रूप से विभाजन है या अलग अलग तरीके से विभाजित है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा भाई पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका रोल काफी बड़ा है। तो इसके घटक, और घटक में सबसे पहले अजैविक घटक, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है जीवन के, फिर उसके बाद जैविक घटक। अजैविक घटक में कुछ भौतिक कारक जिनमें जीवन नहीं है लेकिन जीवन में योगदान जरूर देते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। अगर ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं आए तो जीवन ही नहीं रहे। साथ में आर्द्रता, आर्द्रता के बेस पे निर्भर होता है वर्षा होगी या नहीं होगी, मौसम कैसा होगा, ठंडा गर्म। साथ में स्थलाकृति, कैसी स्थलाकृति है, क्या माउंटेन वाली एरिया है या रिवर का क्षेत्र है या तटीय क्षेत्र में कोई चीज है। इन सब स्थलाकृतियों से भी प्रभाव पड़ता है। कोई मरुस्थल क्षेत्र तो नहीं है या सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर वायुमंडल, जो सांस लेने के लिए जरूरी है। ये सब कुछ भौतिक घटक जो पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं। कई बार आपसे एमसीक्यू में ऐसा ही पूछ लिया जाता है, कौन कौन से भौतिक घटक हैं या इनमें से कौन सा नहीं है। फिर इन अजैविक घटकों को एक अकार्बनिक, इनमें कार्बन नहीं होता, और दूसरा कार्बनिक, इसके आधार पर विभाजन किया जा सकता है। अकार्बनिक में जैसे जल, एक ऐसा तरल पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता और जो जीवन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में चट्टान, चट्टान से ही आखिर जाके मृदा का निर्माण होता है। चट्टान में जो भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसी से आगे चल के नदियों के द्वारा मृदा का निर्माण किया जाता है। तो चट्टान और मृदा ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर कार्बनिक में प्रोटीन, जो सेलों की बिल्डिंग यूनिट है, तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करती है। साथ में वसा या फैट और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हम खाने से लेते हैं।
ये सब अजैविक घटक जीवन को बनाने में या पारिस्थितिक तंत्र को चलाने में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी होता है। और जैविक घटक में हमें पता ही है, तीन चीजें हैं। पहला है उत्पादक। उत्पादक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, स्वपोषी। दूसरा है उपभोक्ता, जो दूसरे पर निर्भर हो, जिसमें कई उपभोक्ता हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता। और साथ में अगला अपघटक, जिसका काम है पुनः चक्रण करना, दोबारा से संसाधनों को रिन्यू करता है। तो ऐसे ये घटक जो पारिस्थितिक तंत्र को निर्धारित करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को बनाने और बिगाड़ने में इनका बड़ा योगदान। अगर ये सही से चलते रहे तो पारिस्थितिक तंत्र लगातार चलता रहेगा। किसी भी घटक को नुकसान हुआ तो पारिस्थितिक तंत्र में भी बाधा आ जाएगी। सौर ऊर्जा जो पहला अपघटक हमारा था भौतिक में, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए काफी बड़ा योगदान देती है। पृथ्वी पर बोला जाता है कि ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ना नई ऊर्जा बनती है। पहले भी ऊर्जा इतनी थी, आज भी ऊर्जा इतनी है, बस उसका परिवर्तन होता रहता है अलग अलग फॉर्म में। कभी वो ऊर्जा बरसात के रूप में दिखती है, कभी वो ऊर्जा जल के रूप में दिखती है, कभी वो ऊर्जा किसी जीव के अंदर दिखती है। लेकिन ऊर्जा का संचार लगातार अलग अलग फॉर्म में तो चेंज होता है, लेकिन उसका अनुपात चेंज नहीं होता। पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वो है सौर ऊर्जा। और हमारी पृथ्वी का ऊष्मा बजट जो सूर्य से ऊर्जा लेता है, फिर बाद में उसे वापस भी कर देता है, जिसकी वजह से ना तो तापमान इतना ज्यादा होता कि हम जीवन ना जी पाए, ना इतना कम होता कि ठंड की वजह से मर जाए। तो ये सारा बैलेंस सौर ऊर्जा की वजह से होता है। तो इस सौर ऊर्जा को हमारी पृथ्वी ऊष्मा बजट के द्वारा निर्धारित करती है। अगला जो फैक्टर वर्षा, हमारी पृथ्वी पर अगर वर्षा के प्रतिरूप को देखें कि भाई कैसे डिवीजन होता है, तो वर्षा का कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से थोड़ा सा पॉजिटिव संबंध है। जहां पर सन की लाइट ज्यादा, वहां पर वर्षा भी ज्यादा। जैसे 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, यहां पर सूर्य पूरे साल लगातार 12 घंटे चमकता रहता है। सूर्य पूरे साल चमकेगा तो इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी ऊपर की तरफ भाप बन के जाएगा, और इस इवेपरेशन होने की वजह से बादल बनेंगे। बादल बनने की वजह से फिर दोबारा से बारिश होगी। इसलिए बोला जाता है विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पर उत्पादन भी अच्छा होता है। प्लांट, सदाबहार प्लांट पाए जाते हैं। साथ में सदाबहार प्लांट है तो उस पर निर्भर उपभोक्ताओं को भी खाना मिला। ऐसे वहां का पारिस्थितिकी तंत्र काफी मजबूत होता है। वहीं आप इससे ध्रुव की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ, तापमान में कमी होगी, सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम हुई तो खाना बनाने में दिक्कत होगी। साथ में आपको बरसात भी नहीं मिली, उससे भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उत्पादन में कमी आती है। साथ में पारिस्थितिक तंत्र का विकास भी इतनी आसानी से नहीं चलता।
थोड़ा सा मुश्किल होता है उस पारिस्थितिकी तंत्र को चलाना जहां पर सौर ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा के आधार पर ही वहां की वर्षा, ये सारी चीजें दिखाई देती। ऐसे ही होता है स्थलाकृति के साथ। स्थलाकृति अगर मैदान की है तो मैदान में जीवों के लिए उत्पादन करना, साथ में उपभोग करना आसान होता है। लेकिन अगर ये स्थलाकृति पहाड़ी क्षेत्र की है तो एक तो ऊंचाई की वजह से तापमान कम हो जाएगा, तो तापमान कम हो जाएगा तो ऊर्जा की प्राप्ति कम और उत्पादन भी कम, साथ में वर्षा की मात्रा कम, तो जैव विविधता भी कम, क्योंकि इनको जल ही नहीं मिला तो पादप कैसे विकसित हो। वही मैदान में ज्यादा विकसित होते हैं, इसलिए बोला जाता है ऊंचाई से भी फर्क पड़ता है। साथ में कुछ स्थलाकृति मैदान है, कुछ स्थलाकृति पठार के रूप में है, कुछ स्थलाकृति ज्वार नदमुख, नदी जब डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है तो ज्वार नदमुख कुछ डेल्टा बनाती हैं, जैसे भारत में गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। साथ में वायुमंडल अगर अच्छे से चलता है तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वायुमंडल कम होता जाएगा। वायुमंडल कम हुआ तो आपको CO पर जीवन का जो जीव रहते हैं तो उनका तापमान काफी ठंडा, भालू को अगर देखोगे उसकी खाल काफी मोटी होती है, वसा काफी ज्यादा होती है, और अगर वसा है तो इसका मतलब तापमान को सहन करने की ताकत है, साथ में उसमें कुछ खाद्य ऊर्जा भी कहीं ना कहीं स्टोर रहती है। तो वसा का महत्व इसलिए है कि आप किस जलवायु में रहते हो, साथ में आपको कितना खाना स्टोर करना है, उसके लिए भी वसा का महत्व। ऐसे ही प्रोटीन जो हमारी अलग अलग सेल कोशिका जो होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, साथ में कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं योगदान देती हैं जीवन को चलाने में, तो इन अपघटकों के बिना या इन घटकों के बिना जीवन संभव नहीं है। अगली बात आती है उत्पादक जो जैविक घटक है। उत्पादक एक पेड़ से लेकर बहुत सारा जंगल, या अगर
जल सिस्टम की बात करें तो पादप प्लवक, जिनमें कोराल, ये सब हो सकते हैं। तो उत्पादक का काम क्या है? पहली बात तो ये आधार बनाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खाद्यान्न प्रोड्यूस करता है, स्वपोषी है, खुद से खाना बजाता है, और खाद्यान्न है तो उपभोक्ता है। तो बिना उत्पादक के पारिस्थितिकी तंत्र का विकास नहीं हो सकता। और ये इसका उत्पादन निर्भर किस पे करता है? तो हमने देखा ही सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो जो इक्वेटर के पास होगा वहां पर ज्यादा उत्पादन होगा, तो उसकी जैव विविधता भी ज्यादा होगी। जीवों का विकास ज्यादा हो, क्योंकि उनको बड़ी आसानी से खाना मिल रहा है। साथ में इसके अंदर कुछ कवक, कुछ शैवाल, ये भी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और ये समुद्र में अगर बात करें तो पादप प्लवक, वहां के पेड़ पौधे, वो भी उत्पादक में आते हैं। और उत्पादन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा अच्छा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो इनको कुछ बेसिक चीजें बस चाहिए: सौर ऊर्जा, जल, साथ में कुछ पोषक तत्व। ये सारी चीजें मिल जाएं तो इनकी उत्पादकता काफी ज्यादा होगी। और उत्पादकता जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं उसमें कमी आती है। साथ में हम लोग मैदान से ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे भी कमी आती है। और जहां पर दो पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं वहां पर इसमें वृद्धि होती है, ये दोनों के संसाधन एक साथ आ जाते हैं। फिर जो उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं में कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। शाकाहारी उपभोक्ता उत्पादक से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते। तो उपभोक्ता में से शाकाहारी ये उत्पादक से ग्रहण कर लेते हैं। फिर मांसाहारी जो इन उपभोक्ताओं को ही खा जाते हैं। ऐसे इन उपभोक्ताओं की चेन चलती रहती, लेकिन इनका डिपेंडेंस कहीं ना कहीं उत्पादक के ऊपर ही निर्भर है। जितनी घास होगी उतने हिरन होंगे, जितने हिरन होंगे उतने शेर के लिए शिकार होंगे, उतना उसे भोजन मिलेगा तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो काम भी अच्छे से कर पाएगा। फिर अपघटक, उसका काम है इन सारे पदार्थों को रिसाइकिल करना, पुनः चक्रण। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आती है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ नियम हमें दिखते हैं कि इसमें जो जीवन चलता है कैसे चलता है, उसके कुछ नियम हैं। जैसे हमारे परिवार में या हमारे समाज में जीवन जीने के नियम हैं, कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम बहुत बुरे हैं। ऐसे ही इसमें भी होता है, तो इसके कुछ नियम। पहला नियम बोलता है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र को जिसने जान लिया उसने
पर्यावरण को जान लिया। तो पर्यावरण को जानने के लिए, समझने के लिए आपको पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। और पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए आपको अजैविक और जैविक इनको समझना पड़ता है। ये पहला नियम। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण अगली स्टेज में, चरण में सिर्फ 10% होता है। 10% का नियम कहने मतलब, अगर उत्पादक ने 100 जूल ऊर्जा प्रोड्यूस की या कार्बन प्रोड्यूस किया, तो जो पहला उपभोक्ता होगा उसे सिर्फ मिलेगा 10। और इसका मतलब 90% उसने अपने श्वास, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, इसमें उसका वेस्ट हो जाता है। 10% बस उस पर बचता है। ऐसे ही अगला जो सेकंड उपभोक्ता होगा उस पर सिर्फ 1%, क्योंकि 10 का 10%। फिर थर्ड होगा उस पे भी 10%, मतलब 0.1। मतलब जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में आगे जाते रहते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का स्थानांतरण कम होता जाता है। इसी को कहते हैं 10% का नियम। 10% ऊर्जा ही एक चरण से दूसरे चरण में जा पाती। साथ में पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित क्रियाओं को एडजस्ट नहीं कर पाता। जब मानव शुरू में था, जब वो भी एज अ शिकारी था, तब तो आसान था। प्रकृति जितना प्रोड्यूस करती थी उसमें कुछ योगदान मानव का भी था। लेकिन धीरे धीरे मानव जब विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आया, तो उसने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी। उसने पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, वहां पे घर बसा लिया, तो वो खलनायक होने लगा। इसलिए बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र मानव की गतिविधियों को सहन नहीं करता। इसी को बोला जाता है संसाधनों का ह्रास हो रहा है। और एक रिपोर्ट, अर्थ ओवरशूट डे, मतलब जितना अर्थ एक वर्ष में प्रोड्यूस करती है उसे हम अगस्त तक ही खत्म कर देते हैं। 8-9 महीने में ही खत्म कर देते, मतलब 3 महीने हम लोग ज्यादा खा रहे हैं। इससे ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, फसल चक्रण में दिक्कत कहीं ना कहीं हमें होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य, इसका उद्देश्य एक ही है, जैव विविधता को बढ़ाना, पर्यावरण में संतुलन, साथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, ये सब इसके उद्देश्य में शामिल है। और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र करता है। और इसमें योगदान देने वाले कुछ घटक, सूर्य ताप, वर्षा, स्थलाकृति, ये सब इसके घटक हैं जो योगदान देते हैं। तो ये हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना। कल की क्लास में हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जिसमें प्राकृतिक पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र
साथ में जलीय पाई तंत्र, इनके बारे में जाने। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।